आइए निकाल लेंगे सारे लोग मुद्रा एवं बैंकिंग तीसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर में हम लोग कल कर लिए थे टोटल 100 क्वेश्चन, 112 तक हो गया था। 113 नंबर से आएंगे। 113। हाँ, पहले को आंसर बताइए। तो प्रश्न है कि भारत में जो है अब तक मुद्राओं का मूल्यन कितना बार हुआ था? 3 बार। 3 बार हुआ था। कब कब हुआ था बताएंगे? पहला 49, पहला 49 में हुआ 49, था, एक 67 में, 49, 91 में, 66 और 91 में। 49, 66, 91। चलिए ठीक है। आइए अब 113 नंबर पे आइएगा। 113 नंबर कहता है कि भारतीय बैंकों की कहाँ अधिकतम शाखाएं हैं? सबसे ज़्यादा शाखा कहाँ है? यूके में है। यूके में। हाँ, आपका पीडीएफ में आंसर भी होगा पीछे में, और पीडीएफ आपका पूरा जो जो दिए होंगे उसमें पूरा होगा, पूरे 287 क्वेश्चन होगा वो सब। आइए 114 कहता है कि भारत में सर्वाधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की है? सर्वाधिक शाखा किस विदेशी बैंक का? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। भूमि विकास बैंक का कार्य क्या है? दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना। उपलब्ध कराना। हाँ, दीर्घकालीन ऋण जो है कृषकों को उपलब्ध करवाता है भूमि विकास बैंक। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया था? कोच्चि में। कोच्चि में। अभी हाल फिलहाल में भी एसबीआई एक जगह लगाया है, कहाँ पर? करंट से। हाँ, डल झील में, जम्मू कश्मीर में। चलिए ठीक है। 117 नंबर कहता है कि ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाला नाबार्ड है क्या? नाबार्ड क्या है? तो एक तरह का बोर्ड है, बोर्ड है। नाबार्ड बोर्ड है, बैंक नहीं है। ग्रामीण विकास को। हाँ, नाबार्ड एक बैंक है, करने गया हम गलती आंसर देख ली कहाँ। हाँ ठीक है, नाबार्ड बैंक है। हाँ, नाबार्ड एक बैंक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी बोलिए। हाँ, आगे कहता है 118 नंबर की नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। 12 जुलाई 1982। अगला है 122 19 नंबर। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? शिवरामन समिति। शिवरामन समिति के कहने पर हुआ था। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि में हुआ था? या नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना में। निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक सीमित है? नाबार्ड। भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता नाबार्ड तक सीमित है। नाबार्ड संबंधित है किससे? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से। देश में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत है? 38। ये वाला चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 2022 का डाटा चेक कर लीजिएगा, बहुत सारा बंद उंद हुआ है तो। हाँ, 123 नंबर चेक कर लीजिएगा, आप लोग गूगल कर लीजिएगा। 124 है कि भारत के किस राज्य में कोई क्षेत्रीय बैंक नहीं है? सिक्किम और गोवा में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा प्रायोजित होता है? राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक द्वारा। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1975 में। केलकर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कब से कोई नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किया गया? अप्रैल 1987 से। अप्रैल 1987 में जो है, अब वो केलकर समिति ने कहा कि अब कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना नहीं होगी, और अप्रैल 1987 से ये बंद हो गया। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? आईडीबीआई की स्थापना 1985। 85। नरसिम्हम समिति ने बैंकिंग ढांचे को कितने स्तर पर बनाने की संस्तुति की? 4। बैंकिंग स्तर 4 स्तरीय। नरसिम्हम समिति का 4 स्तरीय। आगे 130 नंबर। वित्तीय सुधारों पर नरसिम्हन समिति ने स्थापित करने का सुझाव दिया था क्या?
बैंकिंग संरचना का 4 स्तरीय अधिक्रम, ऑप्शन नंबर ए। 131 पे आएंगे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किसने किया था? तो ये संस्तुति दिया है खुसरो समिति। नहीं, खुसरो समिति। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को प्रवर्तक बैंक में विलय करने की सिफारिश किया है खुसरो बैंक, ठीक है। जबकि केलकर समिति ने क्या कहा कि अब कोई भी नया क्षेत्रीय बैंक नहीं खुलेगा। आगे, भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक निम्नलिखित में से किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली समानुषंगी के रूप में स्थापित है? राष्ट्रीय विकास बैंक किसका है? भारतीय रिजर्व बैंक का है। भारतीय रिजर्व बैंक का। राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रित उपक्रम है, मतलब किसका नियंत्रण में है? आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लघु उद्योग बैंक लखनऊ में। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, शायद इसको सिडबी कहते हैं ना? हाँ, सिडबी, ठीक है। फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? फेडरल रिजर्व अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका का। निम्नलिखित में से कौन सा एक विदेशी बैंक नहीं है? HSBC, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, BNP परिवार, ING वैश्या बैंक। ING वैश्या बैंक जो है एक विदेशी बैंक नहीं है। बाकी कहता है HSBC, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और BNP पारिवास विदेशी बैंक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विदेशी बैंक है जिसके कार्यालय शाखाएं भारत में भी है? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है, उसमें हो जाएगा FCI, कॉमर्शियल संस्थाओं को वित्तीय मदद। हाँ, FCI जो है ये फूड कॉरपोरेशन से है, ये खाद्य से संबंधित काम करता है, ठीक है। बाकी IDBI औद्योगिक वित्त से, RBI बैंकों का बैंक, एग्जिम बैंक आयात निर्यात हेतु बैंकिंग का काम करता है। 139 कहता है निजी क्षेत्र के बैंक में अधिकतम कितने प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति भारत सरकार ने प्रदान की है? तो 49%। निजी क्षेत्र के बैंक में अधिकतम कितने प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति भारत सरकार ने प्रदान की है? 49%। नहीं, 74% तो LIC के लिए था ना? क्या बीमा के क्षेत्र में 74% है? ये बैंकिंग में कह रहा है, निजी क्षेत्र के बैंकिंग में। फिर भी अगर डॉट है तो इसको चेक कीजिएगा, मगर हमको जहाँ तक ध्यान है ये 74% बीमा के क्षेत्र में है, 49% बैंकिंग में है। चलिए, IBA से तात्पर्य है, IBA क्या है? इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। हाँ, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। भारत में नए निजी बैंकों की स्थापना के लिए कितनी न्यूनतम चुकता पूंजी होना चाहिए? 200 करोड़। नहीं, 500 करोड़। निजी बैंक का स्थापना के लिए 500 करोड़। ये जो 200 करोड़ है ना, वो उसका लिक्विडिटी होनी चाहिए, मतलब किसी बैंक में उतना पूंजी जमा होना चाहिए जिसमें से कि 115 करोड़ आपका सोना और 85 करोड़ कैश वो किसी बैंक को रखना जरूरी है रिजर्व में, ठीक है। बाकी किसी बैंक को स्थापना करने के लिए आपके पास 500 करोड़ होना चाहिए। आगे, नरसिम्हम समिति ने किस संबंध में सुझाव देकर सरकार को दिया था? कौन सा सुझाव दिया था? बैंकिंग संरचना सुधार संबंधी। लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे? तेरी पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक से संबंधित हैं लाला लाजपत राय। बढ़िया क्वेश्चन है, तो हमारा तो पता नहीं था। अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक है जो RBI की दूसरी अनुसूची में शामिल होता है। अनुसूचित बैंक जो होता है RBI के सेकंड शेड्यूल में शामिल है। 2007 में UTI का नाम बदल करके क्या रखा गया? एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक। 146 नंबर। बैंक दर वह दर है जिस पर एक बैंक पब्लिक को उधार देता है। हाँ, बैंक दर उसको कहेंगे जब बैंक जो है किसी पब्लिक को, आम जनता को उधार देगा, उसको बैंक दर कहते हैं। 146 का हो गया। 47, बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होता है नकदी आरक्षण अनुपात, CRR जो होता है वो परिवर्तित होता है। बैंक दर जब परिवर्तन होगा तो CRR में प्रभावित होगा। रेपो रेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
ऑप्शन पढ़िए, आराम से दीजिए आंसर। तो सही नहीं है, तो वह है यह संपार्श्विक प्रतिभूति की लागत है, ये गलत है मतलब कि। ठीक है, और सही क्या है? तो कहता है रेपो रेट के अनुसार कि अल्प अवधि ऋण पर केंद्रीय बैंक द्वारा प्रभावित ब्याज दर। रेपो रेट क्या है? तो अल्प अवधि के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा लगाया जाता है। कहता है कि यह अल्पावधि ऋण ग्रहण कर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा चुकाई गई ब्याज दर होता है, रेपो रेट। और क्या कहता है कि यह किसी वाणिज्यिक बैंक और केंद्रीय बैंक के बीच ऋण संविदा में क्या है, सहमत ब्याज दर है। यानी कि अल्पावधि के लिए केंद्रीय बैंक लगाएगा, अल्पावधि के लिए वाणिज्यिक बैंक द्वारा दिया जाएगा, और वाणिज्यिक बैंक और केंद्रीय बैंक के बीच में ऋण संविदा मतलब कि संबंध बनवाता है। 149 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर बताना है, विचार करके बताइए। हाँ, तो कहता है कि रेपो दर जो है ऐसी दर है जिस पर अन्य बैंक भारतीय बैंक से धनराशि उधार लेता है। ध्यान देंगे, रेपो रेट किसको कहते हैं? ऐसा बैंक जिसमें अन्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से, यानी कि आरबीआई से कोई बैंक लेगा तो रेपो रेट। ठीक है, और कहता है कि किसी देश के गिनी गुणांक के एक के मान का अभिप्राय है कि उस देश की जनता में प्रत्येक की आय पूर्णतः समान है। गिनी गुणांक आय असमानता को दर्शाता है, हम लोग पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स में। गिनी गुणांक किसको दर्शाता है? तो आय की असमानता को दर्शाता है। तो वही कह रहा है कि गिनी गुणांक में अगर मान एक रहेगा ना, तो क्या होगा, दोनों का जो है वो मान, जनता का प्रत्येक आदमी की जो संपत्ति है आय वो एक समान होता है, तो दोनों सही हो जाएगा। 150 नंबर कहता है नकदी रिजर्व अनुपात सीआरआर किसे निर्दिष्ट करता है? तो सीआरआर से अगर हम बात करें तो ये होता है निवल मांग और आवधिक देनदारियों का अंश जो आरबीआई के पास शेष के रूप में बैंकों को रखा जाता है। नकदी रिजर्व होता है कैश रिजर्व रेशियो। इसका मतलब ये होता है कि नेट जो जितनी ज़रूरत होती है, निवल मतलब नेट, जितना ज़्यादा ज़रूरत है, और एक जो लेने देने में जो कुछ भी देनदारी का जो अंश होता है, एक कुछ परसेंट, वो आरबीआई के पास एक बैलेंस रखना होता है, शेष बैलेंस। मतलब ज़रूरत के हिसाब से सब कुछ करने के बाद आखिरी में कुछ पैसा बचा लीजिए, और वही शेष जो आप बैंक में रखते हो वो हमारा कहलाता है सीआरआर। 151 नंबर है कि स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाला घटना है? तो स्वतंत्र भारत के अनुसार जो ऑप्शन के अनुसार देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिनियम, ये इसके तहत किया गया था। उसके बाद कहता है कि वह कौन सा बैंक है जिसने किरिस्को के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाया है? किसान क्लब किसका है? तो ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का है, जिसकी स्थापना 1975 में हुआ था, और क्षेत्रीय बैंक को 1986 के बाद से बंद करवा दिया केलकर समिति ने। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विजया बैंक और देना बैंक का सम्मेलन कब किया गया? ये हाँ, चलिए 1 अप्रैल की जनवरी 153 का डी 1 अप्रैल 2019। देखिए, इसको पकड़ने का एक ऑप्शन बताते हैं। सबसे पहले तो कि ईस्वी याद रखिए 2019, ठीक है। 2019 दूसरा का जब टर्म आया था मोदी गवर्नमेंट का, तभी से शुरू किया है, ठीक है। और अप्रैल, क्योंकि जो आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर कब से कब चलता है? अप्रैल से मार्च चलता है ना, वही वाला है, उसी फाइनेंशियल ईयर में शुरुआत किया था विलय करने का। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ कौन कौन? तो विजया बैंक और देना बैंक, ये दोनों का विलय किया गया। अच्छा ये बताइए, ये लूसेंट वाला पगला नहीं गया है का? एसएससी 2010 में इसका विलय नहीं हुआ था, तो इधर पर एसएससी 2010 कैसे लिख ले है जी? बात सही है कि नहीं? सोचे वाली बात है। लूसेंट वाला पगला है। जब ये विलय हुआ 2019 में, तो 2010 के एसएससी में ही क्वेश्चन कैसे पूछ दिया? ये 19 या 20 कुछ लिखल होगा, एसएससी 2010 छाप दिया है, ठीक है। वही हम देखे 10 में कैसे हो गया। चलिए ठीक है, चलता है, क्वेश्चन गलती ना रहे। इसे भी तो सब कुछ दिखावटी कुछ भी लिख देता, उससे मतलब नहीं। चलिए 154 नंबर है कि भारत में कौन मुद्रा की पूर्ति करता है? भारत में मुद्रा की पूर्ति 154 का हो जाएगा आरबीआई खाली करता है, सही उत्तर में आरबीआई। हाँ, दूसरा कहता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात, वही हो गया सीआरआर,
में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव पड़ेगा। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। जब भी कभी भी आरबीआई के द्वारा सीआरआर कमी किया जाएगा, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो कमी कर दीजिएगा, तो आपका जो साख सृजन है वो बढ़ जाता है, ठीक है। आपकी वैल्यू जो है वो उसका साख सृजन वो बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वृद्धि होता है। याद रखिएगा, बड़ा बेहतरीन प्रश्न है। सीआरआर कमेगा तो साख सृजन बढ़ेगा, या नगद कोष अनुपात कमेगा तो साख सृजन जो है वो बढ़ेगा। इसको रिवर्सिबल याद रखिएगा। 156 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? सबको पता होगा, 14 बैंकों का किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा किसी बैंकिंग संगठन का नाम नहीं है? बैंकिंग संगठन का जो नाम नहीं है वह है सेबी। सेबी जो है वो बैंकिंग संगठन नहीं है, स्मॉल एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। ये जो है बोर्ड है, एक बैंक नहीं है। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? सिक्का कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय जारी करेगा। सिक्का हो, 1 रुपया का नोट हो, ये सभी वित्त मंत्रालय। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक प्राइवेट बैंक है ऑप्शन के अनुसार? तो हो जाएगा साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन बैंक जो है प्राइवेट बैंक है। बाकी ओबीसी यानी कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, कॉरपोरेशन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट है। 160 निम्नलिखित में से किस बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है? बाई ऑप्शन यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, इसका मुख्यालय कोलकाता में है, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में, ठीक है। 161 आएंगे। आरबीआई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, मतलब सही चुनना है, तो चुनते हैं। पहला कहता है कि भारत में आरबीआई बैंकों और प्रतिभूति बाजार का विनियामक है, यानी कि बैंक और प्रतिभूति बाजार का विनियामक के ट्रांजैक्शन ये करेगा। आरबीआई ने 1870 से कार्य करना आरंभ किया। 1870 से आरबीआई काम कर रहा है, पता नहीं। अच्छा, देखते हैं आगे। कहता है भारत में आरबीआई स्वयं सहायता समूह का नियंत्रण करता है, ये तो ठीक है। आरबीआई भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित रखता है, ये भी सही है। फिर इसका ऑप्शन नंबर डी कैसे दे? ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी कीजिएगा। किताब में डी दे दिया, 161 का बी कर लेंगे, क्योंकि विदेशी मुद्रा तो रिजर्व करता है जी। आगे 162 भारत में मुद्रा एवं बी नंबर, भारत में मुद्रा एवं साख नियंत्रण किया जाता है किसके द्वारा? आरबीआई द्वारा। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? आरबीआई। हाँ, मुद्रापूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? आरबीआई। भारत में ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाली संस्था कौन सी? नाबार्ड। ग्रामीण विकास को करेगा नाबार्ड, ठीक है। भारत में दशमिक मुद्रा प्रणाली, दशमलव प्रणाली कब शुरू हुआ था? बहुत पूछता है। 1957 में दशमलव प्रणाली। ग्रामीण बैंकों की कार्यकारी समूह की सिफारिशों के फलस्वरूप शुरू में 5 ग्रामीण प्रादेशिक बैंक स्थापित किए गए थे। कब? 1975 में 5 ग्रामीण प्रादेशिक बैंक स्थापित किए गए 1975 में। फेडरल रिजर्व निम्नलिखित में से किस देश का एक वित्तीय संगठन है? कितना बार पूछेगा? यूएसए। भारत में निजी क्षेत्र का बैंक निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन के अनुसार कोटक महिंद्रा बैंक निजी है। बाकी इंडियन, आईडीबीआई और केनरा ये सभी जो है सरकारी है। आगे, हमारे देश में बैंकों क्या है? हमारे देश में बैंकों द्वारा सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए घरेलू सावधि जमाओं को स्वीकार किया जाता है? 10 साल के लिए। घरेलू सावधि जमा 10 साल के लिए। निम्नलिखित में से कौन माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय को स्वीकृत करता है? आरबीआई। भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं आरबीआई के द्वारा। भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारी के घटकों के में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा? सावधि जमा धनराशि। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? ट्रेजरी बिल। 1969 में निम्नलिखित में से किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था?
स्टेट बैंक, हाँ 1969 में राष्ट्रीयकरण स्टेट बैंक का नहीं हुआ है। बाकी पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा का हुआ है। एसबीआई का कब हुआ था राष्ट्रीयकरण? कब हुआ था? 1949 में। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक या वित्तीय कंपनी नहीं है? लुफ्थांसा। लुफ्थांसा जो है ये एयर इंडिया मतलब वायुयान से संबंधित है। एयरलाइन से हाँ, एयरलाइन से। एबीएन, एमरो, एचएसबीसी, बीएनपी परिवार, ये सभी बैंकिंग या वित्तीय कंपनी है। आगे, निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध आवास ऋण देने से है? एचडीएफसी। हाँ। निम्नलिखित में से किसे बतौर वाणिज्यिक बैंक वर्गीकृत नहीं किया गया है? शहरी सहकारी बैंक को वाणिज्यिक बैंक में नहीं रखा गया। बाकी सरकारी क्षेत्र के बैंक, प्राइवेट क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये सभी वाणिज्यिक यानी कि कॉमर्शियल बैंक हैं। आइएगा 179 पे। कहता है निम्नलिखित में से क्या बैंक का मुख्य कार्य नहीं है? माल का आयात फैसिलिटेट करना ये बैंक का कार्य नहीं है। बाकी ऋण देना, ग्राहकों के चेक ड्राफ्ट वसूलना, बैंक ड्राफ्ट जारी करना, ये सभी बैंक का काम है। भारत में कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में ऋण वितरण में निम्न में से किसका हिस्सा सर्वाधिक है? वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे हुए संविधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व क्या कहलाता है? नकदी रिजर्व, कैश रिजर्व कहलाता है। वाणिज्यिक बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे हुए सांविधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व जो होता है, मतलब एक ज़रूरत के हिसाब से जो रखा रहता है वो 500 करोड़, ठीक है, जो रहता है वैसा वाला। अब बाकी जो अलग से 200 करोड़ रखता है 115 और 85 के रेशियो में, वो सभी क्या कहलाता है? कैश रिजर्व कहलाता है। किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है? सरकारी खर्च पर नियंत्रण। ये काम कौन करता है? ये काम किसका होता है? सरकारी खर्च पर नियंत्रण सरकार का सरकार का। सरकार में इसका ऑडिट कौन करता है? सीएजी। हाँ, और लोक लेखा समिति इसको जो है वो कंट्रोल करने के लिए आगे आता है। चलिए, हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते पढ़ते पॉलिटी में कहाँ जा रहे हैं। हाँ, तो क्या था कि किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है? तो सरकारी खर्च पर नियंत्रण। बाकी है क्या? तो विदेशी मुद्रा विनिमय का कार्य, मौद्रिक नीति पर नियंत्रण, बैंकर का बैंक के रूप में काम करना। 182 183 आएंगे। कहता है भारत में सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों में बचत खातों पर दी जाने वाली ब्याज दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तीनों में से कोई नहीं। आरबीआई नहीं दिया है ऑप्शन में। अच्छा, आरबीआई ये नहीं, आरबीआई करता है। तो इसलिए क्या था प्रश्न कि सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक में बचत खातों पर जो ऋण ब्याज दिया जाता है वो सब निर्धारण कौन करता है? आरबीआई करता है। जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व रेशियो यानी कि अनुपात सीआरआर में वृद्धि की घोषणा करता है तो उसका तात्पर्य क्या है? यानी कि सीआरआर बढ़ेगा तो क्या होगा? पीछे पढ़े थे। हाँ, वाणिज्यिक बैंक के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। अगर सीआरआर वृद्धि हो जाएगा, सीआरआर कहने का मतलब है कैश रिजर्व रेशियो। मान लीजिए कि अभी 200 करोड़ है और कह देगा कि अब 500 करोड़ रुपया रिजर्व रखो, तो उसके पास बैंक के पास 300 करोड़ रुपया ख़त्म हो जाएगा ना। और ख़त्म हो जाएगा तो किसी को बैंक लोन वगैरह नहीं देगा, यानी कि ऋण नहीं देगा। और ऋण नहीं देगा, क्यों नहीं देगा? क्योंकि 300 करोड़ उसको ऑलरेडी लॉस हो गया, मतलब जमा हो गया, तो कहाँ से देगा? तो इस तरह से इसको समझिएगा कि सीआरआर में वृद्धि होगा तो वाणिज्यिक बैंक जो है वो उधार कम देगा या नहीं भी दे सकता। आगे 184 के बाद आ जाइए 185। कहता है भारत में वाणिज्यिक बैंकों के कार्यों में शामिल है। कौन शामिल है 185 पे? ये तो कहता है केवल 2 सही कथन बताना था। तो कहता है वसीयतों के लिए निष्पादक एवं न्यासी के रूप में कार्य करना ये वाणिज्यिक बैंक का काम है। जबकि पहला क्या कहा था कि ग्राहकों की ओर से शेयर प्रतिभूति खरीद और बिक्री, ना ना ना, ये आरबीआई करेगा, ठीक है। खरीद बिक्री पर शेयर ये सभी आरबीआई के अनुसार होता है, जबकि वाणिज्यिक बैंक इसमें शामिल नहीं होता। आगे,
भारत में बैंकिंग लोकपाल संस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित आदेश अंतिम और संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी होता है, ये सही नहीं है। बैंकिंग लोकपाल भी आगे जा सकता है, तो ये गलत हो गया। बाकी सही क्या है? तो बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति आरबीआई करता है। बैंकिंग लोकपाल भारत में खाता रखने वाले अनिवासी भारतीयों की शिकायतें सुन सकता है। बैंकिंग लोकपाल द्वारा दी गई सेवाएं निःशुल्क होती है। ये सभी सही है। भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका हो जाएगा कथन सही कौन सा? तो ये सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों के अधिग्रहण में भाग नहीं ले सकते, ये बचत खाते की तरह मांग निक्षेप स्वीकार नहीं कर सकते। इन सभी में जो ऑप्शन नंबर 2 है, कथन नंबर 2 क्या कहा कि भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो गैर वित्तीय कंपनी जो है ये बचत खाते की तरह मांग निक्षेप स्वीकार नहीं करता, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सी वाणिज्यिक शब्दावली उस क्रियाविधि को इंगित करती है जिसके माध्यम से वाणिज्यिक बैंक सरकार को उधार देता है? एसएलआर शाब्दिक तरलता अनुपात। इसका डेफिनेशन के तौर पे याद रखिएगा, क्या कह रहा है कि कौन सी वाणिज्यिक शब्दावली है उस क्रियाविधि को इंगित करती है जिसके माध्यम से वाणिज्यिक बैंक सरकार को उधार देती है। ध्यान रखना है, सरकार को, कोई भी कमर्शियल बैंक जो है जब सरकार को उधार देगा तो उसे हम कहते हैं एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व, ठीक है, यानी कि सांविधिक तरलता अनुपात के नाम से जब वाणिज्यिक बैंक उधार देगा सरकार को तब। वही एक और होता है जिसमें कि वाणिज्यिक बैंक जब आरबीआई को रिटर्न देता है ना तो उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं, तो ये याद रखिएगा। जब सरकार को रिटर्न देगा उधार वाणिज्यिक बैंक तो एसएलआर, अब बैंक ही आरबीआई को देगा तो आरपीआर, नहीं क्या बोलते हैं, रिजर्व रेपो रेट, हाँ वही जो भी आरआरआर। आगे कहता है 189 की भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर कम करने के फलस्वरूप, यानी कि आरबीआई का बैंक दर कम होगा, प्रश्न पीछे आया था, बताइएगा। बाजार की तरलता क्या होगी? बढ़ जाएगी, लिक्विडिटी बढ़ जाएगा। आरबीआई जब बैंक दर कम करेगा यानी कि बैंक दर कम होगा तो लिक्विडिटी क्या हो जाएगी बाजार में? तरलता बढ़ जाती है। हाँ। 190 कहता है किसी वित्तीय वर्ष में पीपीएफ खातों में निवेश की अधिकतम अनुमानता राशि कितना होनी चाहिए? कितना सीमा है? 1.5 लाख। पीपीएफ खाता में कितना जमा होता है एक साल में? तो लगभग 1.5 लाख। हमारे देश में भुगतान हेतु चेक उनके जारी करने की तारीख से कितने दिन के लिए वैध रहता है? 3 महीना। चेक जो होता है 3 महीने के लिए वैध रहता है, 180 दिन। 3 महीना, हाँ चेक 3 महीने के लिए रहता है। भारत सरकार ने भारत के एक प्रमुख बैंक में आरबीआई के हिस्सों को अर्जित किया है, यह बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा एसबीआई। भारत सरकार ने भारत के एक प्रमुख बैंक में आरबीआई के हिस्से को अर्जित किया है, तो एसबीआई। क्रेडिट कार्ड के नाम से क्या जाना जाता है? प्लास्टिक मनी, वही अपना एटीएम वगैरह जो रहता है, जो क्रेडिट कार्ड। चलिए ठीक है, आइएगा 194 पे। हमारे देश के बैंक घरेलू सावधि जमाओं के लिए डैश से प्राप्त सावधि जमाओं पर ब्याज की अधिक दर देते हैं, किस पर? हाँ, वरिष्ठ नागरिकों पर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 194 का डी। क्या कहा कि हमारे देश के बैंक घरेलू सावधि जमाओं के लिए वरिष्ठ नागरिकों से प्राप्त सावधि जमाओं पर ब्याज की अधिक दर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लिखित पृष्ठांकन द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अंतरित नहीं किया जा सकता? सावधि जमा रसीद, ठीक है। निम्नलिखित में से किस लिखित को रेखांकन लागू होता है? किस लिखित को लेखांकन लागू होता है? तो चेक में। निम्नलिखित में से किस लिखित को रेखांकन लागू होता है? तो चेक में होता है। हमको क्वेश्चन नहीं समझ में आया, क्वेश्चन ही नहीं हमको समझ में आया, आप लोग इसी रट लीजिएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास बैंक है?
राष्ट्रीय आवास बैंक जो है विकास बैंक है। बाकी HDFC, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक, ये सभी हमारा डेवलपमेंट बैंक नहीं है, ये सभी ट्रांजैक्शन वाला है। कहता है 198 की टीजर ऋण क्या होता है। बड़ा बढ़िया प्रश्न है। टीजर ऋण क्या कहता है कि आरंभ में ब्याज की दर कम रहती है और बाद के वर्षों में अत्यधिक बढ़ जाती है, उसको कहते हैं टीजर ऋण। अरे ये तो जियो का प्रयोग हो गया, जियो यही वाला प्रयोग किया था का, शुरू में सबके फ्री में दे दिया, अब एक को जिम्मा का 250-400 लेता है, वही हो गया है। टीजर ऋण समझ गए, आरंभ में ब्याज की दर कम रहेगा, बाद के वर्ष में वो अत्यधिक हो जाएगा, उसको कहा जाता है टीजर ऋण। 199 बैंक की एक शाखा को एक ग्राहक से 100 रुपये का एक जाली नोट प्राप्त होता है जो ग्राहक वापस चाहता है, बैंक को निम्नलिखित में से क्या कार्यवाही करनी चाहिए। नोट परिबद्ध करना और वापस नहीं लौटाना, मतलब नोट को समाप्त कर देना। परिबद्ध मतलब समाप्त कर देना और वापस नहीं लौटाना। परिबद्ध या सील कर देना या बर्बाद कर देना और उसको लौटाना नहीं। ये 200 नंबर कहता है अयोध्या ऋण का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। अरे तरीके, अयोध्या ऋण क्या है, तो सॉरी अयोध्या ना है जी, अशोध्य है। हम अयोध्या पढ़ रहे हैं, है ना, हम सोच रहे हैं अयोध्या कौन सा भाग गया। अशोध्य, अशोध्य ऋण क्या है, तो किसी कंपनी को देय राशियां जिनकी भुगतान नहीं होने वाला है, जिसकी भुगतान जो है नहीं होने वाला है, उसको क्या कहते हैं, अशोध्य ऋण। अच्छा अब समझ में आया। कह रहा है कि कोई कंपनी की जो कोई राशि दिया गया है ना, अब होने वाला नहीं है, मतलब कि अब भूल जा, तेरा पैसा मिले वाला ना हो, उसको कहते हैं अशोध्य ऋण। ठीक है, दिवालिया हो चुका है। दिवालिया वाला। चलिए ठीक है, आगे आइए। अशोध्य है, अयोध्या नहीं था, हम अयोध्या गलती से पढ़ गए थे। 201 है कि जब देश के लगभग सभी बैंकों ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए कौन सी सुविधा शुरू की हमारे देश में, किसान क्रेडिट कार्ड, वही KCC। किसान क्रेडिट कार्ड। हाँ, खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे एक ऋण नहीं माना जाता है। मूलभूत सुविधा दे। मूलभूत सुविधा ऋण जो है वो क्या है, खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत किसी एक ऋण नहीं माना जाता, तो मूलभूत सुविधा ऋण ऋण नहीं होता। बाकी कार, वैयक्तिक मतलब पर्सनल लोन और होम लोन जो है वो ऋण माना जाता है। 203 कहता है RTGS लेन देनों के लिए निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम सीमा में क्या हो। निर्धारित न्यूनतम सीमा 2 लाख और अधिकतम कोई सीमा नहीं। निर्धारित न्यूनतम सीमा 2 लाख और अधिकतम सीमा कोई नहीं है। निम्नलिखित में से क्या रेपो दर का सही अर्थ दर्शाता है। बैंकों द्वारा RBI के रुपये उधार लेने हाँ, की दर। बैंकों द्वारा RBI से रुपये उधार लेने की दर जो है रेपो रेट का सही अर्थ है। बैंक द्वारा RBI से, मतलब RBI से जब बैंक उधार लेता है ना, उसको रेपो रेट बोलते हैं। वही जब RBI बैंक से ले ले तो उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं, RRR। 205 है कि संकट के समय के दौरान वाणिज्यिक बैंकों की जो आरक्षितियाँ बतौर बफर चल निधि का काम कर सकती है, वह क्या है। SLR क्या है कि संकट के समय के दौरान क्या होगा कि कोई भी वाणिज्यिक बैंक जो है वो बफर चल निधि मतलब एक फंड है, ठीक है, उसके अनुसार वो काम करेगा, तो क्या है SLR के रूप में, स्टैट्यूटरी रूप में काम करेगा। RBI के मानदंडों के अनुसार ग्राहक की पहचान के लिए वैध दस्तावेज निम्नलिखित में से कौन सा है वैध दस्तावेज। हाँ, तो हो जाएगा चुनाव पहचान पत्र, RBI के अनुसार है। चेक या मांग ड्राफ्ट जैसे बैंकिंग लिखत पर चुंबकीय सामग्री से बनी विशेष प्रकार की स्याही से मुद्रित 9 अंक की संख्या क्या होती है। MICR कहलाता है। मैग्नेटिक करके कुछ नाम होता है इसका। बैंक, हाँ वही। बैंकिंग चैनल के माध्यम से सर्वाधिक तेज धन अंतरण सिस्टम क्या है। तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण। बैंकिंग चैनल के माध्यम से सर्वाधिक तेज धन अंतरण सिस्टम राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण कहलाता है। चलिए 80 को प्रश्न और बचा। 209 कहता है लिखत जो एक विशिष्ट अंतर्निहित आस्ति से अपना मूल्य प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं।
बॉन्ड कहते हैं। लिखत जो एक विशिष्ट अंतर्निहित आस्ति से अपना मूल्य प्राप्त करता है उसे बॉन्ड कहते हैं। ओवरड्राफ्ट खाते में ग्राहक बैंक का देनदार होता है। ओवरड्राफ्ट खाते में ग्राहक जो है बैंक का देनदार होता है। 211 कहता है बैंक दर वह दर है जिस पर बैंक दर क्या होता है? आरबीआई वाणिज्यिक बैंक के विनिमय बिल डिस्काउंट करते हैं। क्या कह रहा है कि बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंक के विनिमय बिल भी डिस्काउंट करते हैं। विनिमय बिल भी यहाँ पर बी नहीं भी डिस्काउंट करते हैं। आरबीआई जो है वाणिज्यिक बैंक के विनिमय बिल पर भी डिस्काउंट करता है, उसको बैंक दर कहते हैं। क्रेडिट कार्ड ग्राहकों द्वारा भुगतान का पसंदीदा तरीका क्यों है? ग्राहक कभी खरीद कर बाद में भुगतान करता है। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? जब मन करे जब सामान ले लो, बाद में देते रहना, उसको कहते हैं क्रेडिट कार्ड। निम्नलिखित में से क्या वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है? तो वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है तो सीआरआर, एसएलआर तथा रेपो रेट ये सभी नीतिगत दरें तय करना ये आरबीआई का काम होता है, वाणिज्यिक बैंक का नहीं। बाकी होता क्या है वाणिज्यिक बैंक का? तो परियोजना वित्त देना, ग्राहकों की ओर से भुगतान का निपटान करना, एटीएम, डेबिट और ये सभी का जारी करना। बैंक पार चेक आहरित करने वाले ग्राहक को निम्नलिखित अधिकार होता है। बैंक पार चेक जमा करने वाले को क्या अधिकार होता है? तो चेक के भुगतान से पहले उसका भुगतान रोकने का। क्या कह रहा है कि बैंक पर चेक आहरित करने वाले ग्राहक को चेक के भुगतान से पहले उसका भुगतान रोकने का अधिकार होता है। संपूर्ण देश में मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए आरबीआई निम्नलिखित में से क्या उपाय करता है? जब मुद्रास्फीति होगा तो रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगा तो मुद्रास्फीति क्या होगा? नियंत्रित होगा। विलास वस्तु के क्रय के लिए बैंकों द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? विलास मतलब है वही लाली, लिपस्टिक, पाउडर, क्रीम जो जरूरत की है वो। तो टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु ऋण क्या है? विलास वस्तु के ऋण के लिए बैंकों द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु ऋण। ये प्रश्न पूछा जाता है कि विलासिता से संबंधित ऋण जो दिया जाता है वो क्या कहलाता है? तो टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु ऋण। 217 कहता है कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए दिए गए ऋण बैंक किस वर्ग से में वर्गीकृत करते हैं? प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण। कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए दिए गए ऋण बैंक जो है प्राथमिकता ऋण यानी कि कृषि से संबंधित प्राथमिकता वाला। निम्न में से कौन सा संगठन उधारकर्ताओं की ऋण पृष्ठभूमि रखता या उपलब्ध कराता है? CIBIL सिविल नाम होता है इसको। 218 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिविल। यथा वित्तीय विश्व में प्रयुक्त पद एफडीआई में अक्षर एफ क्या है? फॉरेन जो होता है फॉर्मल है क्या है? एफडीआई यथा वित्तीय विश्व में ना हो, ठीक है कि सी नंबर फॉरेन हो जाएगा। वही जो एफडीआई वगैरह जो प्राप्त करता है, जैसे अभी सिंगापुर से है ना सबसे ज़्यादा, हाँ वही। 220 है कि एक प्रकार का ऋण सब प्राइम उधार बैंकों द्वारा किस प्रकार के उपभोक्ताओं को दिया जाता है? सब प्राइम उधार ये दिया जाता है ऐसे उधारकर्ता जिनकी ऋण पृष्ठभूमि अच्छी नहीं है, उसे सब प्राइम उधार दिया जाता है। पद बैंकेस्योर्स से क्या समझते हैं? बैंक द्वारा दी जा रही कंपोजिट वित्तीय सेवा जिसमें बीमा उत्पाद शामिल है। बैंक इंश्योरेंस को इसको जोड़ के रखा है। बैंक इंश्योरेंस से क्या समझते हैं? तो बैंक द्वारा दी जा रही कंपोजिट वित्तीय सेवा जिसमें बीमा उत्पाद भी शामिल होता है, बैंक इंश्योरेंस कहलाता है। शब्द एक जगह जो लिख दिया ना, एक साथ जो लिख दिया ना, इसलिए वैसा कर दिया है। फ्रेंड्स आज की क्लास को हम लोग यहीं पे रखेंगे। 65 प्रश्न और बच गया है, उसको अगले वीडियो में एक और पार्ट में करा देंगे। आप लोग ज़्यादा लंबा कर देंगे तो देखने में भी आप लोग बोर हो जाइएगा, जैसे हमारे क्लास वाले सारे लोग बोले बंद कर दीजिए। तो इसी तरह से आप लोग को भी अगले ही दिन इसका मिल जाएगा। अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।